तो आप सभी को नमस्ते प्रणाम। मैं आपका अपना ठाकुर प्रखर सिंह और रात के 10 बज चुके हैं और कहानी का जो सिलसिला है बदस्तूर जारी है। बिहार के मुजफ्फरपुर में एक स्कूल है। अब स्कूल का नाम नहीं ले रहा चूँकि उसकी रिपुटेशन की बात है। उस स्कूल का एक हॉस्टल और उसी हॉस्टल में एक लड़का पढ़ा करता था। छोटा सा लड़का कई सालों से उसी हॉस्टल में पढ़ रहा था और कई सालों से लगातार उसकी फ़ीस भी पेंडिंग थी। तो लगभग कुछ महीने कुछ साल जब गुजर गए और उस बच्चे की फ़ीस जमा नहीं हुई और इससे पहले ठीक ठाक तरीके से हमेशा टाइम पे हो जाती थी, तो फिर स्कूल वालों को भी लगा कि चलें एक बार बच्चे के गार्जियन से बात करें कि फ़ीस क्यों नहीं जमा हो रही। लिहाजा जो स्कूल वाले थे उन्होंने उस बच्चे के माँ बाप से कांटेक्ट करने की कोशिश की, तो पता चला कि जो बच्चे का मेन घर है वो झारखंड में है, यानी ये लोग झारखंड से यहाँ पढ़ने आए हैं। उसके बाद फिर झारखंड कांटेक्ट किया गया, तो जब कांटेक्ट किया गया तो पता चला कि बच्चे के जो पिता हैं वो अब नहीं है, यानी पिता की मृत्यु हो गई है और माँ ही पढ़ाई लिखाई का जिम्मा लेके बैठी थी। उसके बारे में पता किया गया कि फिर माँ कहाँ है, तो माँ का कुछ पता नहीं। तो फिर ये पता किया गया कि घर में और कौन है, तो पता चला कि इस घर में इस बच्चे के अभी दादाजी जिंदा हैं, यानी बाबा। उसके बाद फिर दादाजी को ये संदेश दिया गया कि पिछले 2 सालों से बच्चे की फ़ीस नहीं जमा है, जो बच्चा है लगातार बिना फ़ीस के पढ़ाया जा रहा, तो आप लोग जितनी भी बकाया राशि है उसको क्लियर कर दीजिए। अब दादाजी जैसे ही बात सुनते हैं तो फिर वो अपनी बहू को फ़ोन करते हैं, यानी विधवा बहू। अब फ़ोन करते हैं तो फ़ोन नहीं लगता, बात करने की कोशिश करते हैं, बात नहीं होती। आसपास के लोगों से भी पूछताछ की कि कहाँ है, उन्हें भी कुछ खबर नहीं। अब ये तमाम चीज़ें जब होने लगी, इधर स्कूल वाले खोज रहे हैं माँ लापता, इधर दादा खोज रहा तो उसकी बहू लापता, तो फिर इन लोगों ने पुलिस में जाके कंप्लेन दर्ज कर दी। अब पुलिस में कंप्लेन दर्ज हुई तो फिर पुलिस वाले खोजना शुरू करते हैं, उसके नंबर को सर्विलांस पर लगाते हैं, जांच पड़ताल करते हैं, तमाम लोगों से पूछताछ करते हैं। तो तमाम लोगों से पूछताछ करने के दौरान, नंबर सर्विलांस पे लगाने के दौरान, कॉल डिटेल निकालने के दौरान फिर अंत में उस महिला का पता चलता है। महिला का पता चलता है, पुलिस वाले उस महिला को गिरफ्तार करते हैं। गिरफ्तार करके थाने लाते हैं, साथ ही पूछते हैं कि पूरा वाकया क्या था। तो फिर अंत में उस महिला ने अपनी पूरी कहानी सुनाई और ये कहानी इतनी ज़्यादा रिश्तों को शर्मसार करने वाली थी कि कायदे से आज रक्षाबंधन के पावन अवसर पर मुझे इस घटना का जिक्र नहीं करना चाहिए था, लेकिन आज ही ये घटना खुली तो मुझे लगा कि आज बता देना चाहिए आप लोगों को। दरअसल जब इस महिला को गिरफ्तार किया गया और इस महिला से फिर पूछताछ हुई कि तुम इतने दिन कहाँ थी, फिर इस महिला ने बताया कि जब साल 2021 में मेरे पति की मृत्यु हो गई, देहांत हो गया, तो साल 2021 से ही मैं कायदे से मुझे लौट जाना चाहिए था झारखंड, लेकिन जहाँ पे मेरे पति रहते थे बिहार के मुजफ्फरपुर में एक थाना लगता है सदर थाना, और इसी सदर थाने में एक जगह है गोबरशाही। इसी गोबरशाही इलाके में मैं कई सालों से रह रही थी। साल 2021 में पति की मौत हुई, लेकिन उसके बावजूद भी मैंने यहीं रहने का फ़ैसला किया और इसी दौरान एक लड़के से मेरी नज़दीकी बढ़ गई। अब नज़दीकी बढ़ गई, वो लड़का भी मुझे पसंद करने लगा, लड़की भी, ये जो महिला थी वो भी उस लड़के को पसंद करने लगी। धीरे धीरे दोनों एकदम करीब आ गए, प्यार हो गया। प्यार हो गया फिर दोनों ने शादी करने का फ़ैसला किया। लेकिन जब लड़के के पास शादी की बात पहुंची तो जो लड़का था उसने कहा कि देखो, मैं प्यार तुमसे करता हूं, मैं तुम्हें अपना सकता हूं किसी भी कंडीशन पे, चाहे तुम्हारा हाथ कट जाए, चाहे तुम्हारा पैर कट जाए, चाहे तुम सुंदर ना लगो, लेकिन मैं किसी और के बच्चे को अपना बच्चा बना के पाल पोस नहीं सकता। मेरे लिए नामुमकिन है कि मैं किसी और बच्चे को बाप का प्यार दूं। इसलिए अगर तुम्हें मेरे साथ रहना है, तुम्हें मुझसे शादी करनी है, तो तुम्हारे पास ये जो बेटा है और तुम्हारी जो बेटी है उसको कहीं ठिकाने लगाओ, तभी जाके मैं तुमको अपनाऊंगा और तभी जाके मैं तुमसे शादी करूंगा। अब महिला ये बात सुनती है। सुनने के बाद वो महिला इस लड़के के पीछे इस कदर पागल थी, फिर उसने सोचा कि चाहे जैसे करके अपने बच्चों को, यानी एक बेटे को और एक बेटी को ठिकाने लगा दूंगी, उसके बाद फिर इसी के साथ सेट हो जाऊंगी। दुनिया बहुत बड़ी है, जो बच्चे हैं उनका कुछ ना कुछ भला हो ही जाएगा। लिहाजा अब जो बेटा था वो तो हॉस्टल में था, उसे कोई दिक्कत नहीं थी, वो हॉस्टल में गए, उसे छोड़ देती है। फिर से पिता के मरने के बाद बच्चा आया था, उसके बाद हॉस्टल वाले उसको पालते पोसते रहते हैं, साल धीरे धीरे गुजरता रहता है। लेकिन एक 12 साल की बेटी थी, उसको भी कुछ करना था। अब 12 साल की बेटी कभी पढ़ने भी ठीक ठाक नहीं जा रही थी कि कहीं हॉस्टल में डाल दें, और हॉस्टल में डालने के लिए शुरुआत में पैसा लगेगा, तो फिर अब क्या करें।
और इसको फिर अपने जिसके साथ ये रहना चाहती थी उसके लिए भी पैसा चाहिए था। तो इन तमाम सूरत हाल में इस महिला ने एक बहुत खौफनाक कदम उठाया। दरअसल इस महिला ने अपनी उस बेटी को बेचने का फैसला किया। अलग अलग कस्टमर तलाशे जाने लगे, अलग अलग लोगों से बातचीत हुई और अंत में एक व्यापारी से लगभग 1 लाख रुपए की रकम पे सौदा तय हुआ। 1 लाख रुपए पे सगी माँ ने अपने प्रेमी के लिए अपनी सगी बेटी को बेचा। व्यापारी इस लड़की को घर पे लेके जाता है। तब भी कहीं ना कहीं उस व्यापारी के अंदर ज़मीर जिंदा था कि उसने इस लड़की से शादी कर ली और उसे पत्नी का दर्जा दिया। बहरहाल लड़की अभी भी नाबालिग है तो पत्नी या फिर ये सारी चीज़ें हो नहीं सकती, मामला पॉक्सो का है। अब पुलिस वाली ये सारी थ्योरी, ये सारी चीज़ें जब सुनते हैं, पूरी मिस्ट्री जब सुलझाते हैं, तो कल जाके उस लड़की के बारे में पता किया गया कि लड़की कहाँ रहती है। छोटी वाली जो बेटी थी, उसके बाद उसको उस व्यापारी के यहाँ से रिकवर किया गया। साथ ही अब इन लोगों के खिलाफ मामला चला जाएगा, इन लोगों को जेल भेजा गया। लेकिन अजीब चीज़ें हैं कि एक माँ अपनी ही सगी बेटी को एक प्रेमी के लिए इस कदर बेच देती है और बेटे को हॉस्टल छोड़ देती है। तो एक बड़ी अजीब सी खबर थी, मुझे लगा आपको सुनानी चाहिए। अब आते हैं आज की कहानी का रुख करते हैं। और आज की कहानी की बात करूं तो आज की कहानी एक ऐसी कहानी है जो लगभग अनसुलझी थी। किसी को फ़र्क भी नहीं था कि ऐसी कोई घटना घटी है, लेकिन किस्मत का खेल हुआ और अंत में कुछ ऐसी चीज़ें हुई कि ये जो घटना है ये अपने आप सुलझ गई। तो सीधा सीधा इस कहानी का रुख करते हैं। और इस कहानी की जो शुरुआत होती है वो होती है साल 2012 से, यानी आज से लगभग 11 साल पहले की ये बात है। हरियाणा में एक जगह सोनीपत, और इसी सोनीपत में एक कॉलोनी है, इंद्रगढ़ी कॉलोनी। और इसी कॉलोनी में एक परिवार रहा करता था। परिवार में एक मुखिया थे, उनकी पत्नी थी शीला और उनकी एक बेटी थी छोटी सी। पूरा परिवार ठीक ठाक तरीके से रहा करता, न ज़्यादा पैसे थे न ज़्यादा रुतबा था, लेकिन जितने भी पैसे थे उसमें ये तीनों लोग बहुत खुशी मन से रहा करते थे। पति छोटी मोटी कहीं नौकरी करता था, जो कुछ उससे पैसे मिल जाते उससे अपना पेट पालता, अपने बच्चों का पेट पालता, बीवी को भी ज़रूरत की चीज़ें दिलवाता। यानी पैसे कम लेकिन खुशियाँ ज़्यादा, सारी चीज़ें बिल्कुल ठीक ठाक चलती रही। लेकिन अचानक से लगभग साल 2009-10 में इस परिवार को किसी की खुशियों की नज़र सी लग गई। अचानक से जो पति है वो बीमार होता है। बीमार होने के बाद दवा दरपड़ कराई जाती है, कुछ जगहों पे इसका इलाज होता है, लेकिन मामला बनता नहीं। जो पति है 1 साल के बाद उसकी मौत हो जाती है। पति की मौत हो गई। अब घर में केवल शीला और उसकी छोटी सी लगभग 12-13 साल की एक बेटी बसती है। अब एक अकेली महिला पालने पोसने की जिम्मेदारी इसी बेटी की। बेटी को भी पालना है, खुद को भी आगे बढ़ाना है। कुछ टाइम बाद बेटी की शादी भी करनी होगी, तो उसके लिए भी चिंता, बेटी को पढ़ाने लिखाने की भी फिक्र। इसी सिलसिले में वो लगातार, जो माँ है शीला, वो परेशान होती रही। लगातार कभी अपने मायके जाती, उनसे बात करती कि भैया कोई मदद हो, कोई काम हो तो आप लोग ज़रूर बताइएगा। इकलौती बहन थी तो भाई भी परेशान रहते थे, भाई भी मदद करते थे। अक्सर फ़ोन करके हाल चाल लेते कि क्या हाल है, बेटी कैसी है, तुम कैसी हो। ये सिलसिला लगातार चलता रहा। धीरे धीरे वक्त गुजरता रहा। पति के मरने का जो गम था वो भी धीरे धीरे हल्का होने लगा। साल 2012 आ गया। साल 2012 आते आते जो शीला थी वो भी अपने आप को कहीं ना कहीं स्टेबल करने लगी। बेटी भी इधर 16 साल की हो गई, थोड़ी बहुत समझदार हो गई, थोड़ी बहुत माँ के काम में वो हाथ भी बटाने लगी, स्कूल भी जाने लगी। माँ को भी अच्छा लगा कि चलो बेटी ही अब आगे की ज़िंदगी का सहारा बनेगी। इधर मायके वाले, खासकर जो इस लड़की का मामा था, जो 16 साल की लड़की थी, यानी शीला का भाई, वो भी अक्सर फ़ोन करता, अक्सर मिलने आता, हालचाल लेता रहता, कोई ज़रूरत होती तो खड़ा रहता। और ऐसे ही एक बार नवंबर के महीने में जो शीला का भाई था उसने फ़ोन किया शीला को। फ़ोन किया, फ़ोन स्विच ऑफ। अब फ़ोन स्विच ऑफ तो मामा को लगा कि हो सकता है कि मोबाइल चार्ज नहीं हो या फिर बिगड़ गई हो, क्योंकि ऐसी हालत में ये सब चीज़ें होती रहती हैं। फिर क्या था, अगले दिन फ़ोन किया, अगले दिन फिर स्विच ऑफ। अब अगले दिन जब स्विच ऑफ तो कहीं ना कहीं मामा थोड़ा सा अजीब महसूस करता है कि एक दिन बीत गया और मोबाइल स्विच ऑफ है, तो हो सकता है कि मोबाइल अब ख़राब ही हो गई हो। कुछ दिन इंतज़ार करता है, उसके बाद फिर से फ़ोन करता है, फिर से फ़ोन स्विच ऑफ। यानी लगभग 1 हफ्ते से लगातार फ़ोन किया जा रहा। कभी मामा फ़ोन कर रहे हैं, कभी मामी फ़ोन कर रही हैं, और लगातार ये मोबाइल स्विच ऑफ। अब कहीं ना कहीं मामा को भी फिक्र होने लगी। मामी भी थोड़ी बहुत परेशान कि क्या हो गया, मोबाइल क्यों स्विच ऑफ है।
अंत में ये सारे लोग सोच विचार करते ही रहते हैं कि जो मामी थी उसने कहा कि काम कीजिए, आप जाइए और देखिए कि दीदी को हुआ क्या है। दीदी का अगर मोबाइल स्विच ऑफ है और 1 हफ्ते से स्विच ऑफ है, इसका मतलब उनका मोबाइल ख़राब हो गया और साथ ही उनके पास पैसे भी नहीं होंगे कि मोबाइल बनवा लें या फिर नया मोबाइल ले लें। तो आप ऐसे जाइएगा, जाने के बाद उनको कुछ मदद वगैरह होगी तो वो भी कर दीजिएगा, साथ ही देख लीजिएगा, हालचाल ले लीजिएगा, उसके बाद चले आइएगा। अब मामा जब ये बात सुनता है तो वो भी खुशी मन से चला जाता है अपनी बहन के घर, यानी इसी इंद्रगढ़ी कॉलोनी में। घर पे पहुंचता है और जैसे घर के अंदर दाखिल होता है तो देखता है कि घर पे कोई नहीं है। घर का दरवाज़ा खुला हुआ था। अब घर का दरवाज़ा खुला हुआ, अंदर कोई नहीं, तो उसे लगा कि हो सकता है ये लोग कहीं गए हों। वो इंतज़ार करने का फ़ैसला करता है, घंटों तक इंतज़ार करता है। शाम हो जाती है और जैसे ही शाम होती है तो शाम होने के बाद फिर जो बेटी थी 16 साल की वो आती है। आती है, अपने मामा का पैर वगैरह छूती है। छूने के बाद फिर मामा पूछता है कि बेटा तुम्हारी माँ कहाँ गई? तो फिर वो बच्ची बताती है कि जो मेरी माँ है पिछले 10 दिन से उसने कहा कि वो जा रही है कहीं तीर्थ पे और तीर्थ करने गई है और तब से बात भी नहीं हुई और मैंने फ़ोन करने, मेरे पास तो मोबाइल भी नहीं है कि मैं फ़ोन कर लूँ। और माँ का कहना है कि कुछ दिनों में वो तीर्थ करके लौट आएगी। उसका मन कुछ बेचैन था, पापा उसके सपनों में आते थे। अब मामा जब ये बात सुनता है तो उसे भी लगा कि हो सकता है पति की अभी कुछ टाइम पहले मौत हुई, कुछ ही साल पहले। अक्सर ऐसा होता है कि आदमी अजीब अजीब चीज़ें सपनों में देखता है, अजीब अजीब उसे वाइब्स आती हैं। तो मामा को भी लगा कि चलो ठीक है, गई होगी। अब मामा आया था, रात हो गई थी, तो उसे लगा सो लेना चाहिए यहीं पे, अब लौट के कैसे जाऊँ। अब मामा उसी घर पे सोता है। सोने के बाद अगले दिन सुबह होती है। अब जब सुबह होती है तो फिर आसपास के लोग मामा को, जब ये बाहर निकलता है, बड़ी अजीब दृष्टि से देख रहे हैं। मामा को भी थोड़ी सी जिज्ञासा हुई। मामा फिर पूछ लेता है कि जो मेरी बहन थी शीला, वो कब गई थी और किसके साथ गई थी। अब आसपास के लोगों से जब मामा पूछ रहा है तो आसपास के जो लोग हैं वो भी एकदम अजीब सा देख रहे हैं, अजीब सा रिएक्शन दे रहे हैं, मानो उन्हें कुछ खबर ही नहीं कि जो शीला है वो कहीं गई है या फिर क्या हुआ है। मामा फिर से पूछता है आसपास के लोगों से कि क्या कोई तीर्थस्थल का कोई ऐसा ग्रुप गया है, क्योंकि आमतौर पे चाहे महिलाएं हों चाहे पुरुष हों, जो सनातन धर्म में होता है कि अक्सर ऐसा होता है कि अगर किसी को जाना है तो अकेले नहीं जाते। गांव के 8-10 लोग इकट्ठा होंगे या फिर पूरे इलाके के कुछ लोग इकट्ठा होंगे तो एक बस जाएगी, उसी बस से फिर सारे लोग जाते हों, पूरा तीर्थस्थल करा के हर जगह जहाँ जहाँ जाना होगा, जहाँ जहाँ प्रोग्राम में होगा, उन तमाम जगहों पे वो लेके जाएगा। जाने के बाद घुमा के फिर वापस लेके आ जाएगा। यानी अलग अलग लोगों को जाने का ज़्यादा कोई मतलब बनता नहीं है, सारे लोग साथ में ही जाते हैं। इसीलिए मामा सबसे पूछ रहा था कि गांव के और कौन लोग गए, कम से कम उनके मोबाइल पे फ़ोन करके एक बार बात हो जाए कि बहन ठीक है या नहीं ठीक है, मोबाइल कहीं गिर गया, चोरी हो गया, क्या हो गया। अब मामा पूरे गाँव में पूछता है कि तीर्थस्थल पर कौन गया है, लेकिन पूरे गाँव से कोई ऐसा शख्स नहीं था जो कहीं किसी तीर्थस्थल पर गया हो। मामा फिर बेटी से पूछता है कि कौन से तीर्थ गए हैं, यानी केदारनाथ गए हैं, बद्रीनाथ गए हैं, गया जगन्नाथ जी गए हैं, कहाँ गए हैं। अब ये तमाम सवाल मामा पूछता रहता है, कभी अपनी भांजी से, कभी आसपास के लोगों से, लेकिन कहीं से भी कोई ऐसा जवाब, कहीं से कोई ऐसी चीज़ नहीं मिली जिससे कुछ पता चल सके। अब ये तमाम चीज़ें जब हो ही रही थी, मामा भी अब धीरे धीरे घबराने लगा कि क्या हो गया, कहीं दूसरी जगह तो नहीं चली गई। दिमाग में तरह तरह के ख्याल, तरह तरह की बातें। अब ये तमाम चीज़ें जब चल रही थी और उसकी बहन का कुछ पता नहीं शीला का, तो फिर मामा को लगा कि काम करते हैं, जाते हैं पुलिस कंप्लेन कर देते हैं। इतने दिन हो गए और उसने अभी तक फ़ोन नहीं किया। बच्ची ना समझे, उसे कुछ ज्ञान नहीं, लेकिन मैं बड़ा हूँ, मुझे स्टैंड लेना चाहिए। बस यही सारी चीज़ें सोच के जो मामा था वो चला जाता है थाने और जाने के बाद कंप्लेन दर्ज करवा देता है। कंप्लेन दर्ज करवाता है, पुलिस वाले मामला सुनते हैं। सुनने के बाद वो भी खोजबीन शुरू करते हैं। सबसे पहले नंबर सर्विलांस पे लगा देते हैं। नंबर सर्विलांस पे लगाते हैं, जब उसकी लास्ट लोकेशन निकालते हैं तो पता चलता है कि इस नंबर की जो लास्ट लोकेशन है इस गांव से बाहर कभी गई ही नहीं, यानी ये मोबाइल इसी गांव में बंद हो गया। अब पुलिस वाले जब ये चीज़ देखते हैं कि नंबर जो है गांव में ही बंद हो गया है, साथ ही पता करते हैं कि कोई बस या फिर कोई ऐसी चीज़ पिछले 1 महीने में तीर्थस्थल के लिए कहीं गई है, तो पता चलता है कि कोई भी बस, कोई भी ऐसी चीज़ नहीं गई तीर्थस्थल के लिए। ना कोई ग्रुप गया, ना कोई टीम गई, ना ही अभी कोई तीर्थस्थल जाने का कोई शुभ मुहूर्त है। तो ये तमाम चीज़ें जब पुलिस वाले सुनते हैं तो पुलिस वालों के दिमाग में एक अलग थ्योरी ही चलने लगती है
कि शायद इस महिला का कहीं कोई अफेयर रहा होगा या फिर कोई और दिक्कत रही होगी, और ये महिला जो है घर छोड़ के भाग गई अपनी बेटी को छोड़ के। पुलिस वाले अब ये बात मान के बैठ जाते हैं, हालांकि मामा से कुछ कहते नहीं, लेकिन पुलिस वालों के दिमाग में ये थ्योरी चलती रहती है। इधर मामा भी परेशान, लगातार अपने तरीके से पता कर रहा गांव में आसपास के लोगों पे, जहां जितनी जिसकी पहुंच। पुलिस वाले भी इधर जांच पड़ताल कर रहे हैं। धीरे धीरे वक्त भी गुजर रहा, पुलिस वालों के भी हाथ खाली, मामा के हाथ खाली होना लाजमी भी था। लेकिन इसी दौरान जो मामा था उसे एक बड़ी अजीब सी बात पता चली। किसी ने बहुत डरते सहमते, बहुत कसम वादे दे के उसको बताया कि तुम्हारी जो भांजी है उसने शादी कर ली है एक लड़की से, और अक्सर तुम्हारी भांजी जब से तुम्हारी बहन गायब है उसी के साथ कभी अपने घर पे रहती है, कभी उसके घर पे रहती है। बहुत गुपचुप तरीके से बात है, लेकिन कुछ लोगों को इस बारे में जानकारी है। तो आप एक बार इस बारे में पता कर लीजिए कि उसने शादी क्यों की, और इस बारे में माँ को जानकारी थी, और हो सकता है कि माँ को जानकारी हो, माँ को बुरा लगा हो, इसलिए माँ घर छोड़ के चली गई हो। तो आप एक बार पूछ लीजिए, हो सकता है कि बेटी को पता हो वो घर छोड़ के कहाँ गई हो, लेकिन बेटी ना बता रही हो। अब जैसे ही ये बात मामा सुनता है तो सबसे पहले अपनी भांजी को बुलाता है, और बुलाने के बाद पूछता है कि क्या तुमने शादी की है या नहीं। ये बात जैसे भांजी सुनती है, सुनने के बाद उसकी आवाज़ एकदम से लड़खड़ाने लगी, एकदम से वो घबराने लगी, मामा को छोड़ के भागने लगी। मामा भी लगभग अब बात समझ जाता है, फ़ौरन पुलिस को इत्तला कर देता है। पुलिस आती है, आने के बाद इस लड़की से पूछताछ करती है। पूछताछ करने के बाद इससे पूछती है कि किससे शादी की हो, तुम्हारी माँ कहाँ गई है। लगातार पुलिस वाली यही दो सवाल कि तुमने शादी किससे की और तुम्हारी माँ गई कहाँ है, तुम्हारी बातों से नाराज़ हो गई थी या फिर क्या बात थी, तुम्हें सब पता है। लगातार जब ये बातें उस लड़की से पूछी जाने लगी, लगातार जब कहा जाने लगा, तो फिर अंत में वो लड़की टूटती है, साथ ही एक नाम लेती है, और वो नाम था बजीरपुरा गांव के रहने वाले सुरेंद्र का। सुरेंद्र का नाम लेती है, सुरेंद्र भी उठा लिया जाता है, थाने लाया जाता है। फिर पूछताछ अब कायदे से होती है, और अंत में इन दोनों ने एक बाले जुर्म भी किया और पूरी कहानी भी सुनाई। और इस कहानी के हिसाब से जब उसके पिता की मौत हुई और लड़की महज 14 साल की थी और स्कूल जा रही थी, तो इसी दौरान जो सुरेंद्र था वो रास्ते में मिलता है, इस लड़की से बातचीत करता है और कहता है कि पिछले कई दिनों से मैं तुम्हें देख रहा हूँ और तुम मुझे काफ़ी पसंद हो, तो क्या तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनोगी। अब 14 साल की नई उम्र, अलग अलग चीज़ें अभी उसने देखनी शुरू की थी, तो उसने भी मना नहीं किया, फ़ौरन उसने हाँ कर दिया। हाँ करने के बाद फिर दोनों का जो प्यार है वो परवान चढ़ने लगा। धीरे धीरे दोनों आए दिन एक दूसरे के लिए सीरियस होते गए, एक दूसरे से मिलने लगे। लड़का भी अब लड़की के प्यार में पागल, इधर लड़की भी लड़के के प्यार में पागल। दोनों अब आए दिन चाहते कि एक दूसरे के साथ ही रहें। अब देखते ही देखते इस बारे में माँ को भी भनक लग गई कि उसकी जो बेटी है वो घर से तो निकलती है स्कूल जाने के लिए, लेकिन स्कूल पहुँचती नहीं है। तो माँ ने भी फिर नज़र रखनी शुरू की कि फिर स्कूल से निकलती है तो कहाँ जाती है। तो फिर पता चला कि एक लड़के से मिलती है। अब जैसे ही ये बात माँ को पता चलती है तो माँ जो है गुस्से में आग बबूला हो जाती है कि एक लड़की जिसको मैं पढ़ाने के लिए तरह तरह की मशक्क़तें कर रही हूँ, मेहनत कर रही हूँ, वो कहीं और जाके इस तरह की हरकतें कर रही, पढ़ाई लिखाई पे ध्यान नहीं दे रही, घूम रही है। लिहाजा माँ का जो गुस्सा था वो 7वें आसमान पे होता है। अपनी बेटी को डांटती है, फटकारती है, चिल्लाती है, कहती है कि तुम ये सारी चीज़ें छोड़ दो। लेकिन इधर जो बेटी है उसके सर पे तो इसका भूत सवार। वो सब कुछ छोड़ सकती थी लेकिन अपने बॉयफ्रेंड को नहीं। इसीलिए अब इन दोनों के बीच एक तरह से तकरार शुरू हो गई। इधर अब जो बेटी थी वो भी अपनी माँ की इज्जत, माँ का सम्मान करना कम कर चुकी थी। अक्सर ऐसा होता है कि अपने माँ के सामने ही उस लड़के से बात करती, माँ डांटती, फटकारती, लेकिन एकदम मानने को, सुनने को तैयार नहीं। और अक्टूबर महीना आते आते, यानी अक्टूबर साल 2012 जो था, आते आते ये जो लड़की थी इस कदर पागल हो चुकी थी कि अक्सर जब माँ सो जाती तो उस लड़के को अपने ही घर पे बुलाती, घंटे 2 घंटे उसके साथ वक्त गुजारती, उसके बाद उसको भेज देती। लगातार ये सिलसिला चलता रहा। इधर लड़का भी अब शादी करने के लिए पागल हो गया कि मुझे इसी से शादी करनी है। तो ये चीज़ें जब हद से ज़्यादा गुजर गई और अक्सर ये लड़का रात को घर पे आने लगा, तो ऐसे ही 25 अक्टूबर को ये जो लड़का था घर पे आता है। लड़की इसको बुलाई रहती है। आने के बाद जो लड़का है इससे मिलता है, कुछ अश्लील हरकतें करने लगता है, ये दोनों संबंध बनाने लगते हैं। तो संबंध बनाने और बातचीत के दौरान जो इन दोनों की बातचीत हो रही थी उसकी जो आवाज़ है माँ के कानों में पड़ जाती है। बहुत बड़ा मकान था नहीं, छोटा सा घर था। अब माँ के कानों में आवाज़ पड़ी, तो आवाज़ पड़ने के बाद माँ फ़ौरन उठती है
लाइट ऑन करती है। ऑन करने के बाद देखती है कि जो उसकी बेटी है बेहद आपत्तिजनक हालत में एक लड़के के साथ है। ये बात जैसे देखती है माँ एकदम गुस्से में बेटी को डांटने फटकारने लगती है, उस लड़की को भगाने लगती है। कहती है कि सुबह मैं FIR करूँगी, ये करूँगी, वो करूँगी। अब ये बात जैसे दोनों सुनते हैं तो दोनों फिर से एक तरह से एक साथ हो जाते हैं और माँ को ही दुश्मन मानने लगते हैं। और इधर माँ लगातार चिल्ला रही थी, गाली दे रही थी। तो फिर अंत में इन दोनों को लगा कि एक काम करते हैं, आज इस बवाल को यहीं ख़त्म कर देते हैं। रोज़ रोज़ ये पकड़ेगी महिला, रोज़ रोज़ विरोध करेगी, इससे अच्छा आज इसको मार दें और मार के सारा जो खेल है वो ख़त्म कर दें। लिहाजा फिर ये दोनों लोग एक साथ उठते हैं, माँ के ऊपर हमला करते हैं। हमला करने के बाद पहले तो उसका गला दबाते हैं, उसके बाद चाकुओं से जो लड़की है वो कत्ल करती है, यानी चाकू लगातार मारती है तब तक जब तक इस महिला की जान न निकल जाए। मारने के बाद अब महिला मर गई। अब कवायद शुरू हुई कि क्या करें, किसी को भनक लगेगी तो फंस जाएंगे। इसलिए फिर ये नाबालिग लड़की और वो लड़का सुरेंद्र दोनों एक खेल रचते हैं। सबसे पहले इस माँ की लाश को, इस शीला की लाश को लेके जाते हैं और एक सूखे सीवर में डंप कर देते हैं, ऐसी जगह जहाँ कोई आता जाता ना हो, जहाँ से कोई इसी का कोई मतलब ना हो, यानी गांव से काफ़ी दूर, ताकि बदबू ना आए गांव तक। डंप करने के बाद फिर घर के सारे सबूतों को, जो खून वगैरह के दाग थे, उसको साफ़ किया जाता है। रात भर वो बॉयफ्रेंड सुरेंद्र वहीं पे रुकता है। रुकने के बाद फिर अगले दिन सुरेंद्र वहाँ से निकलता है। उसके बाद जो बेटी थी नाबालिग, जिसका नाम मैं नहीं ले रहा, वो लगातार अब गांव में अलग अलग लोगों को बताने लगी, जो खासकर घर पे आते थे, कि मेरी माँ तीर्थस्थल पे गई है, मेरी माँ तीर्थस्थल पे गई है। लेकिन कहाँ गई है, किस जगह गई है, किसी को कोई जानकारी नहीं। कुछ दिन तक वेट करती है। 25 तारीख को ये कत्ल हुआ था, 10 दिनों का इंतज़ार। उसके बाद 5 नवंबर को शादी कर लेती है उस सुरेंद्र से। शादी कर लेती है। करने के बाद अब कानों में गांव के लड़कों में खबर हुई कि सुरेंद्र ने शादी कर ली। उसके बाद फिर धीरे धीरे महिलाओं में खबर होने लगी और देखते देखते गांव के लगभग लोग जान गए कि जो नाबालिग लड़की है 16 साल की, उसने सुरेंद्र से शादी कर ली। तो अब यहाँ से 2 चीज़ें गांव में क्लियर हो गई, या तो माँ गुस्से में कहीं चली गई, बेटी झूठ बोल रही, और या तो माँ गई इसी का फ़ायदा उठा के बेटी जो है शादी कर चुकी है। तो कानों में सबको खबर थी और इसी बीच किसी ने मामा को ये बात बताई। उसके बाद मामा ने जब अपनी भांजी से सख्ती से पूछा तो ये सारी चीज़ें निकल के सामने आई। पुलिस वाले अब पूरा वाक़या सुनते हैं, बॉडी रिकवर करते हैं। मामा बेचारा बॉडी का अंतिम संस्कार करता है। अब मामला कोर्ट में है। कोर्ट में अब चूँकि तब तो ये पूरा प्रावधान था नहीं जो मैंने आपको बताया था कि 16, 17, 18 वाला, तो लड़की तो उस टाइम के हिसाब से, उस क्राइम डेट के हिसाब से नाबालिग थी, तो 3 साल, और 302 में इस लड़के को उम्र कैद। हालांकि हाई कोर्ट और लोअर सुप्रीम कोर्ट में मामला पेंडिंग चलेगा, उसके बाद भी देखते हैं क्या होता है। लेकिन लड़की बामुश्किल 3 साल, जो सारी फसाद की जड़, और लड़का वो भी उम्र कैद तो पाएगा, लेकिन अभी अलग अलग कोर्ट हैं, अलग अलग उसमें चीज़ें होंगी, प्रूफ होगा क्या नहीं, तमाम तरह की बातें। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और आप सभी को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। ऐसे ही अपना प्यार मुझे बनाए रखिएगा। और कल एक भाई साहब ने कमेंट किया कि आप सभी को प्रणाम बोलते हैं, तो जिस चीज़ से आपकी रोज़ी रोटी चले, जो मेरा मानना है, आपके 1 रुपये के रिचार्ज से, आप रिचार्ज डलाते हैं, उसका मान लीजिए 1 रुपया मेरे ऊपर खर्च होता है, तो उससे मेरी रोज़ी रोटी चलती है। तो आप सभी मेरे लिए पूजनीय हैं, चाहे आप तारीफ़ करते हैं तो उसका भी सम्मान है, आप गाली भी देते हैं तो उसका भी सम्मान है। और यही वजह है कि जिससे आपकी रोज़ी रोटी चले, जिस वजह से आप अच्छा खा रहे हैं, अच्छा पहन रहे हैं, आप अगर उनको प्रणाम नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आप दोगले हैं। तो ये मेरी थ्योरी है। बाकी तो मेरे लोकल लोग बताते हैं मैं बड़ा घमंडी हूँ, पता नहीं उनकी अपनी थ्योरी हो। तो फिलहाल ये थी पूरी कहानी, और अब आपसे कल फिर मुलाकात हुई किसी दूसरी कहानी के साथ। तब तक अच्छे रहिएगा, खुश रहिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अपने देश का ख्याल रखिएगा। जय हिंद, वंदे मातरम।